मित्रों, बेसिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बेसिक मैथमेटिक्स के इस क्रम में आज हम सब बीजगणित की शुरुआत करेंगे। बीजगणित की शुरुआत बीजीय व्यंजक से होती है। आइए जानते हैं बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि बीजीय व्यंजक में कौन कौन सी राशि उपस्थित होती है। बीजीय व्यंजक में दो राशि उपस्थित होती है, जिसमें पहली राशि आपकी चर कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल्स भी कहते हैं। किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। चर राशि को सामान्यतः एक्स वाई जेड से प्रदर्शित किया जाता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा 4x + 5 = 3 और 3x² + 6 = 7 में x² चर राशि है और यहाँ पर चर राशि क्या है? यहाँ पर चर राशि x है। तो हम इसको चर राशि कह रहे हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा 4 है, 5 है, 3 है, इसका मान निश्चित है, लेकिन x का मान निश्चित नहीं है। यहाँ पर भी x² का मान निश्चित नहीं है, इसलिए ये चर राशि है। हमने और भी एग्जाम्पल लिखे हैं। 4xy में चर राशि क्या क्या है? तो 4 का मान हमारा निर्धारित है, लेकिन xy का मान निर्धारित नहीं है, इसलिए हमने लिखा 4xy में चर क्या है? चर राशि x और y है। और 4x² + 3x में चर राशि आपकी x और x² है, क्योंकि इसका मान नहीं पता है। दूसरी राशि होती है हमारी अचर राशि। किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि अचर राशि कहलाती है। इसे सामान्यतः a, b, c आदि से प्रदर्शित करते हैं, जहां a, b और c कोई संख्या है। a, b, c के स्थान पर हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर लिखा है 3, 4, पाई। पाई का मतलब पाई का मान निर्धारित है। पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई की जगह पर हम 22/7 ही लिख सकते हैं, यानी पाई हमारी क्या है? एक संख्या ही है। हमने यहाँ पर आपको बताया 4x + 5 = 3 में 4, 5 और 3 अचर राशि है। क्यों अचर राशि है? क्योंकि इसका मान निर्धारित है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 का मान हमारा निर्धारित है, इसलिए 4 हमारा क्या है? अचर राशि है। नीचे वाले समीकरण में देखेंगे 4 और 3 का मान निर्धारित है, इसलिए हमारा अचर राशि है। अब चर और अचर राशि को जानने के बाद में हम सब बीजीय व्यंजक पर आते हैं। हमने लिखा जब चर तथा अचर राशि को 4 मूलभूत संक्रिया योग, अंतर, गुणा तथा भाजन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। 4 मूलभूत संक्रियाएं होती है, जैसा हम सब अंकगणित में हम सब पढ़ के आए हैं। जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इसी के आधार पर पूरी गणित आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर भी उसी 4 मूल संक्रियाओं को सम्मिलित किया गया और चर और अचर को आपस में जोड़ा गया, और इससे जो हमारा संयोग निकल के आया वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाया। जैसे यहाँ पर 6x² - 5y² + 2xy में कौन कौन सी संक्रिया शामिल है, आइए हम देखते हैं। 6 और x² का गुणा 6x² होता है। इसी तरीके से 5 और y² का गुणा क्या होगा? 5y² होगा, और 2 गुणा x गुणा y बराबर क्या होगा? 2xy होगा। यानी इसमें एक संक्रिया कौन सी शामिल है? गुणा की शामिल है। दूसरी संक्रिया हम क्या देखते हैं, क्या शामिल है? दूसरी संक्रिया हम चाहे प्लस की मान ले चाहे माइनस की मान ले, हमने प्लस और माइनस का चिन्ह लगा रखा है। तो दूसरी संक्रिया हमारी क्या है? घटाव की, मतलब अंतर की। और तीसरी संक्रिया हमारी क्या है? जोड़ की। यानी जब चर और अचर पद को सम्मिलित रूप से 4 मूलभूत संक्रिया प्लस, माइनस तथा गुणा से जोड़ा जाता है, तो हमारा बीजीय व्यंजक
निकल के आता है, ये आपका बीजीय व्यंजक है। इसी तरीके से हम बहुत सारे बीजीय व्यंजक लिख सकते हैं। हम लिख लेंगे 3x + 5 या 4x² - 7x + 6, ये सब हमारे बीजीय व्यंजक ही होंगे। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि बीजीय व्यंजक में जो भी चर और अचर को मिलाकर लिखा गया, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पद कहते हैं। पद की परिभाषा जानेंगे और बीजीय व्यंजक में और क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। बीजीय व्यंजक के पद, टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है? किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। हमने कहा आंकिक संख्या, हमने यहां पर लिख दिया x + 4। हमने आंकिक संख्या 4 ले लिया, अक्षर संख्या हमारी क्या हो गई? x हो गई। फिर हमने कहा इनके गुणनफल, या हमने दोनों का गुणनफल कर दिया, 4x और प्लस हमने 3 कर दिया। या भागफल को पद कहते हैं, यानी बीजीय व्यंजक का भाग करने पर जो हमारा भागफल निकल के आता है, अगर उसको लिख दे तो हमारा क्या होता है? पद होता है। अब दूसरी परिभाषा हमने लिखी है, बीजीय व्यंजक के वह भाग जो प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा पृथक रहते हैं, पद कहलाते हैं। यहां पर हमारे कितने पद हैं? 3 पद हैं, 6x², 5y² और 2xy। ये हमारे प्लस माइनस चिन्हों के द्वारा क्या है? अलग अलग है, इसलिए पद कहलाते हैं। छोटी कक्षाओं में, परीक्षा में 6 क्लास में पूछा भी जाता है, वहां पर बीजीय व्यंजक लिख देते हैं। जैसे लिख दिया 4x² + 3x + 6 में पदों की संख्या कितनी होगी पूछा जाता है। तो हमारी पदों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। क्या लिख देंगे? 3। इसी तरीके से कोई भी बीजीय व्यंजक हो और बड़ा हम लिख सकते हैं, 3x³ + 6x² - 7x + 8 में पदों की संख्या बराबर कितनी होगी? 4 होगी। तो आप सब समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक के वह भाग जो प्लस या माइनस के द्वारा पृथक रहते हैं, वह पद कहलाते हैं। आपको एग्जाम्पल भी हमने बताया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं, इनमें हमारा जो चर राशि है और अचर राशि है, इन दोनों में क्या संबंध है। बीजीय व्यंजक में हमने अभी पद पढ़ा, पद के बारे में जाना। अब हम सब बीजीय व्यंजक में गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा किया जाए तो यह अचर राशि ही दी गई चर राशि का गुणांक कहलाती है। ये जो कह रहा है इसको हम सब यहां पर करते हैं। यहां हमने अचर राशि का गुणा चर राशि से, गुणनफल हमको क्या प्राप्त हुआ? 4x प्राप्त हुआ, जैसा कि यहां लिखा है। तो यह अचर राशि ही दी गई चर राशि का गुणांक कहलाती है। तो यहां चर राशि हमारी क्या है? x लिखेंगे। x का गुणांक कितना है? x किसके साथ गुणा कर रहा है? 4 के साथ में गुणा कर रहा है। x का गुणांक 4 होगा। इसी तरीके से हमने क्या किया? 3 और x² का गुणा करा है, हमको 3x² प्राप्त हो गया है। इसमें x² का गुणांक क्या होगा? x² किसके साथ में गुणा कर रहा है? 3 के साथ गुणा कर रहा है। हमने कोई बीजीय व्यंजक लिख दिया, 4x² + 3x
प्लस 6 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। प्रश्न पूछ लिया। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा कर रहा है? 4 के साथ में गुणा कर रहा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 4। अगर पूछ लिया आपसे यक्स का गुणांक बताओ, तो यक्स का गुणांक आपका क्या होगा? 3 होगा। यही आपका गुणांक होता है। आगे हम सब सजातीय पद और विजातीय पद के बारे में जानेंगे। बीजीय व्यंजक में हम समान या सजातीय पद लाइक टर्म को जानते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक समान होते हैं समान या सजातीय पद कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4 में सजातीय पद। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर 2xy है, इसका गुणनखंड समान है। किसके समान है? 5xy। इसलिए हमारा क्या है? सजातीय पद है। अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा हमारा 3x का, तो 3x का गुणा इन दोनों से अलग है। और क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा है, तो 4 का गुणा x से होगा, बराबर कितना होगा? 4 होगा। तो जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक समान होते हैं समान या सजातीय पद कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6x में सजातीय पद क्या होगा? सजातीय पद में एक ही समान के चर पद उपस्थित होने चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3x और 6x में एक समान चर है, इसलिए 3x और 6y क्या है? 6x क्या है? सजातीय पद है। आइए हम सब दूसरा जानते हैं, असमान या विजातीय पद क्या होते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक समान नहीं होते हैं असमान या विजातीय पद कहलाते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि 2xy और 5xy, यहाँ मैंने लिखा है का गुणनखंड एक समान है, लेकिन 3x और 4 का गुणनखंड एक समान नहीं है। तो इसमें हमारे विजातीय पद क्या हो जाएंगे? अगर हम इसको लिख दें, इसको लिख दें और इसको लिख दें विजातीय पद, तो सही होगा, क्योंकि 2xy का गुणनखंड 3x के गुणनखंड के समान नहीं है और 4 के भी गुणनखंड के समान नहीं है। तो विजातीय पद हमारा क्या हो जाएगा? 2xy कामा माइनस का 3x और माइनस का 4 होगा। या हम 2x को छोड़ के क्या करें? 5xy को लिख दें, क्योंकि दोनों को एक समान नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर दोनों को एक जगह लिखेंगे तो दोनों जो है क्या हो जाएंगे? सजातीय पद हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5xy कामा माइनस 3x और कामा माइनस 4। माइनस का चिन्ह हमने क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी संख्या अपने चिन्ह के साथ ही उपस्थित होती है। आगे हम जानते हैं बीजीय व्यंजक को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। आरोही और अवरोही क्रम को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजक को हमेशा बढ़ती हुई घात से घटती हुई घात में लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा 4x³
-3x² प्लस 4x और 6। इस तरीके से बड़ी घात सबसे पहले है, इसके बाद में उससे छोटी, इसके बाद में उससे छोटी, और अंतिम में हमारा कौन सा पद है? अचर पद है। इस तरीके से लिखा जाता है। अब बीजीय व्यंजक हमारा दिया हुआ है 4x प्लस 6x² प्लस 7x मैंने लिखा है, यहाँ पर हम क्यूब कर देते हैं, और -4 को आरोही क्रम में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम क्या होगा इसका? आरोही क्रम में लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर चर पद हैं वो एक समान ही होने चाहिए, ना कि यहाँ पर x और y और z तीन तरीके के चर उपलब्ध हों। केवल एक ही तरीके का चर उपलब्ध होना चाहिए, जैसे यहाँ पर केवल x चर ही उपलब्ध है। तो अगर एक समान चर उपलब्ध है तो आइए इसको आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। सबसे बड़ी घात हमारी क्या है? 7x³ है, 7x³ लिखते। इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ इसके आगे प्लस का चिन्ह सबसे पहले लिखते नहीं, लेकिन माइनस का लिखते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पर लिखते -7x³। अब 7x³ से छोटी घात क्या है? प्लस की 6x²। अब इससे छोटी घात क्या है? 4x है, ए भी प्लस में है तो 4x लिख दिया। फिर हमारा अचर पद क्या है? अचर पद हमारा -4 है, चिन्ह समेत लिख दिया। ए इसका आरोही क्रम हो गया। इसी तरीके से अगर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तब क्या होगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अचर पद को लिख देंगे, -4 को, फिर +4x लिख देंगे, फिर प्लस में 6x² लिख देंगे, और अंत में सबसे छोटी घात को हम लिख देंगे 7x³। इसी तरीके से हमने यहाँ पर दूसरा बीजीय व्यंजक लिया है, इसका आरोही क्रम आप सब जान ही गए होंगे। सबसे बड़ी घात 9x⁴ है, तो सबसे बड़ी घात हमने 9x⁴ लिख दी। अब इससे छोटी घात क्या है? +8x³ है। इससे छोटी घात क्या है? 6x² है, और इससे छोटी घात हमारी क्या है? -7 है। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। एक बात का हम ध्यान रखते हैं कि जब हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम बनाने लगते हैं तो जो भी पद होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह के साथ में हम बीजीय व्यंजक को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर +9x⁴ था, तो यहाँ पर हमने प्लस में ही 9x⁴ लिखा है, जैसा कि प्लस का चिन्ह आगे नहीं लगाया जाता है। इसके बाद में +8x³ था, तो हमने क्या किया है? +8x³ से हमने 9x⁴ को जोड़ा है। लास्ट में हमारा -7x था, तो हमने इधर किससे जोड़ा है? माइनस से जोड़ा है। अब आइए अवरोही क्रम। सबसे छोटी पावर क्या है? -7x। इसके बाद में प्लस का 6x² प्लस का 8x³ और प्लस का 9x⁴